पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी शेल की हिस्ट्री के बारे में हमने देखा कितने टाइप के शेल होते हैं। हमने V6, रनकॉम, बैश, CSH, GSH, ASH, डैश, फिश, TC, SH, KSH और मल्टीपल वेरिएंट के जो शेल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हमने बात की। हमने उनके ओरिजिन के बारे में बात की और वो कैसे काम करते हैं इस बारे में भी बात की। अगली चीज बताई थी वो थी TTY क्या होता है। तो TTY शुरू करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना हम लोग लिनक्स इंस्टॉलेशन के बारे में देख लें। तो मैंने बताया था हम लोग दो ओएस प्रेफर कर सकते हैं, वैसे तो कोई भी प्रेफर कर सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूंगा या तो CentOS या फिर मिंट। इस वीडियो में हम लोग CentOS इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो CentOS इंस्टॉलेशन के लिए आप CentOS की वेबसाइट से जाके यहां से CentOS डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड, और ये रहा CentOS लिनक्स। यहाँ पे एक चीज देखिए, CentOS लिनक्स भी है, दूसरा एक ऑप्शन है CentOS स्ट्रीम। CentOS लिनक्स एंड CentOS स्ट्रीम आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको CentOS का दिख रहा है 7/2009, एंड ऑफ लाइफ 30 जून 2024। CentOS स्ट्रीम पे देखेंगे तो दो वेरिएंट अवेलेबल हैं, 8 एंड 9। 8 ये 31 मई 2024 तक सपोर्ट कर रहे हैं और 9 की बात करें तो ये अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में करेंगे जब तक इसका अपग्रेडेड वर्जन नहीं आ जाता। अब क्वेश्चन आता है कि हम इनमें से कौन सा डाउनलोड करें। मैंने आपको बताया था फेडोरा बेस्ड है RHEL, और RHEL का ही एक वर्जन है CentOS। पहले क्या होता था, यहां पे अपग्रेड करते थे। मान लीजिए कोई बग निकल के आया RHEL में या CentOS में, कोई अब बग निकल के आया, मान लीजिए CentOS में कोई बग निकल के आया, ये लोग क्या किए, ठीक है इसको हम लोग नेक्स्ट पैच में चेंज कर देंगे या रिमूव कर देंगे। तो ये लोग RHEL को अपग्रेड करते थे, RHEL को अपग्रेड करते थे, उसके बाद CentOS में अपग्रेडेशन करते थे। तो यहाँ पे RHEL जो यूज हो रहा था वो हो रहा था एज अ स्ट्रीम, और जो CentOS यूज हो रहा था वो हो रहा था एज अ डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है, ये मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल तरीकों से काम आता है। हम लोग लिनक्स के कंटेक्स्ट में समझते हैं। लिनक्स में मान लीजिए कर्नल है, ठीक है, तो कर्नल बनाया था लाइनस टोरवल्ड ने। अगर किसी को भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होता है तो वो कर्नल लाइनस टोरवल्ड ने जो कर्नल ओरिजिनल बना रखा है उसको डाउनलोड करता है और अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, बनाता है। कल को अगर इस कर्नल में कोई दिक्कत निकल के आई, मान लीजिए उसने इस कर्नल का यूज करके न्यू ओएस बनाया, मान लीजिए हम नाम दे देते हैं टेस्ट ओएस, ठीक है, टेस्ट ओएस बनाया, कल को अगर इस कर्नल में इश्यू आता है तो वो होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है ओरिजिनल सोर्स। अगर टेस्ट ओएस के कर्नल में कोई दिक्कत आता है, मान लीजिए यही कर्नल इन्होंने यूज किया था, इसको मॉडिफाई किया था, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, तो टेस्ट ओएस में अगर कोई इश्यू आता है तो वो होता है, अब ये भी अप स्ट्रीम ही है। अगर इस कर्नल के कंटेक्स्ट में देखें तो ये डाउन स्ट्रीम है, बट अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में देखें तो ये अप स्ट्रीम है। इसी तरह से एप्लीकेशंस के लिए भी होता है। मान लीजिए नोटपैड प्लस प्लस है, अगर नोटपैड प्लस प्लस में कोई इश्यू है या कोई बग है तो आप सीधे नोटपैड प्लस प्लस कम्युनिटी के पास जाएंगे, मेल करेंगे कि आपके एप्लीकेशन में बग है और वो इसमें बग को रिमूव कर देंगे। ये कहलाता है अप स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि मेन एप्लीकेशन के कोड में चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने पाया कि नोटपैड हर जगह सही चल रहा है, बस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं, फेडोरा, डेबियन, काले लिनक्स, उबंटू, जो भी यूज कर रहे हैं CentOS, आपने देखा कि सिर्फ आपके, मान लीजिए टेस्ट ओएस है उसमें आप रन कर रहे हैं, कि सिर्फ वो नोटपैड आपके ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इशू कर रहा है, तब ये हो जाता है डाउन स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस एप्लीकेशन के कोड को चेंज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल बना रहे हैं या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो अडॉप्ट कर सके, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अप स्ट्रीम का मतलब कि हम पहले वहां चेंजेस करेंगे, उसके बाद स्टेबल वर्जन में चेंजेस करेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि पहले अप स्ट्रीम में चेंज होगा, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में चेंज होगा। तो ये होता था। तो RHEL क्या करता था कि यहाँ पहले अपग्रेड करता था, RHEL पर ही अपनी टेस्टिंग करता था, बग रिमूव करता था, सारे चेंजेस यहाँ करता था। उसके बाद
जब एक स्टेबल वर्जन मिलता था उस स्टेबल वर्जन से CentOS को अपग्रेड करते थे, ठीक है, डेस्कटॉप पर्पस के लिए। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने CentOS को कर दिया CentOS स्ट्रीम। कौन से वर्जन 7 के बाद। CentOS 7 तक यही यूज हो रहा था, ठीक है, CentOS 7 तक ये डाउन स्ट्रीम था, RHEL अप स्ट्रीम था। लेकिन बाद में CentOS 8 से लेके CentOS 8 और इसके ऊपर जो भी वर्जन जा रहे हैं वो सब क्या हो गए हैं, अब अप स्ट्रीम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि RHEL ने कहा कि अब हम लोग जो भी टेस्टिंग करेंगे वो CentOS स्ट्रीम में करेंगे। इसको नाम दे दिया CentOS स्ट्रीम 8। हम सारे चेंजेस CentOS में करेंगे, जो भी बग है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिमूव करेंगे, और जब हमें स्टेबल वर्जन मिलेगा तब हम RHEL में चेंजेस करेंगे। ये इनका स्टेबल वर्जन था जिसे हम ओरिजिनल कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पहले चेंजेस करेंगे और फिर RHEL में चेंज करेंगे और पब्लिश करेंगे। जो डाउन स्ट्रीम है उसको भी सपोर्ट करेंगे। मतलब अब आप ये समझेंगे कि ठीक है CentOS 8 में तो ये चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन क्या 7 में नहीं करेंगे? इनका पुराना वर्जन है तो ये 7 में भी चेंजेस करेंगे। जैसा कि मैंने वेबसाइट पे आपको दिखाया कि ये सिर्फ 30 जून 2024 तक ही सपोर्ट करेंगे, मतलब इसके बाद CentOS 7 में कोई अपग्रेड नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। ओरिजिनल क्या, आप ऊपर जाते हैं चेंजेस करके अच्छा बनाते हैं, वो है अप स्ट्रीम, और जो उसको यूज कर रहे हैं जो स्टेबल वर्जन है उसमें चेंजेस करते हैं तो वो डाउन स्ट्रीम है। जैसे RHEL है तो ये ओरिजिनल, बट कह सकते हैं इसको डाउन स्ट्रीम, बट इसको हम डाउन स्ट्रीम नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा ना, अलग अलग कंटेक्स्ट में लेटर्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मेनली वर्क करता है डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स या फिर जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, उनके लिए, आर्किटेक्ट के लिए यूज होता है। जो हम यूजर हैं या जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए सिर्फ डेफिनेशन जानना और थोड़ी सी इन्फो होना कि ये कैसे काम कर रहे हैं वो काफी है। बाकी आप अगर देखना चाहें तो आप इसके पेज पे अगर आते हैं CentOS के, तो यहाँ देखिए लिखा होगा, ये देखिए CentOS Linux consistent manageable platform that suite a wide variety of deployment for some open source community. It is solid predictable base to build upon. CentOS Stream continuously deliver distro that track just ahead of RHEL Enterprise Linux development, position as a midstream between Fedora Linux and RHEL for anyone interested in participating and collaborating in the RHEL ecosystem. CentOS Stream is your reliable platform for innovation. इन्होंने क्या किया, Fedora और RHEL के बीच में CentOS Stream रख दिया है। अब आप जो भी आप नए फंक्शंस ला रहे हैं या कोई बग ढूंढ के ला रहे हैं, आप आइए CentOS स्ट्रीम के साथ कोलैबोरेट कीजिए और वो चीजें फिर RHEL में चेंज की जाएंगी। CentOS Linux ये एक स्टेबल और मैनेजेबल प्लेटफॉर्म है, इसमें अब कोई भी चेंजेस ये नहीं कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है, जैसा कि पहले RHEL में कर रहे थे। तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे 8664 पे तो आप देखेंगे आपको काफी सारे मिरर्स दिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी मिरर पे चले जाइए, जैसे कि मैं ये मिरर ले लेता हूँ। आप यहाँ देखिए आपको इतने सारे वर्जन्स मिल जाएंगे। अब ये क्या है, यहाँ दो तरह की चीजें मिल रही हैं, एवरीथिंग, मिनिमल, नेट इंस्टॉल, DVD। हम लोग यूज करेंगे DVD। एवरीथिंग नहीं चाहिए क्योंकि एवरीथिंग का साइज बहुत ज्यादा है, 9.5 GB तकरीबन ये दिख रहा है। एवरीथिंग क्यों, इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी प्री इंस्टॉल, मतलब आपको फिर नेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस सीधे इंस्टॉल कर दीजिए, वो इसी ISO से इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप DVD के साथ जाएंगे तो इसमें आपको बेसिक चीजें जो चाहिए, UI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन, जो बेसिक एप्लीकेशन है वो आपको इसमें मिल जाते हैं। ये देखिए इसका साइज 4.4 GB है, तो ये काफी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसी का यूज करूंगा। इसके बाद आता है मिनिमल। मिनिमल में आपको UI नहीं मिलता है, आपको सिर्फ CLI ही मिलेगा, ये देखिए, इसीलिए इसका साइज 1 GB से भी कम है। नेट इंस्टॉल मैं प्रेफर नहीं करूंगा, तो नेट इंस्टॉल में बहुत ही ज्यादा कम चीजें मिलती हैं, कह सकते हैं सिर्फ कर्नल ही कर्नल आएगा, बेसिक टूल्स आएंगे,
तो इसको नहीं प्रेफर करेंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे डीवीडी आईएसओ को। डीवीडी आईएसओ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। लेकिन जो इंस्टॉलेशन है वो मैं CentOS 9 पे दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन है। अभी जो मैं प्रेजेंट में यूज कर रहा हूँ वो CentOS 7 है। ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे कॉर्नर में नीचे लिखा हुआ है CentOS 7। दोनों का इंस्टॉलेशन सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, बस क्या चेंजेस रहेगा, मान लीजिए CentOS 7 में कोई आइकन यहाँ है तो 8 में यहाँ आ जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं है। आप सेम वीडियो से दोनों ही वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं और अपकमिंग वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो चीजें चेंज होंगी मैं आपको बता दूंगा। CentOS 9 के लिए आप सेम वे से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप 9 क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ क्लिक करेंगे और फाइल ये देखिए सीधी आपके डाउनलोडिंग के लिए आ जाएगी। और लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है CentOS Stream 9 लेटेस्ट DVDISO, ठीक है, जो कि 8.8 GB की है। ये डाउनलोड कर लीजिए, हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर हम 8 पे जाएं तो यहाँ आपको मल्टीपल वर्जन मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ आपको मल्टीपल वर्जन मिल जाएंगे। एक और चीज अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ जो डेट दिखी हुई है 2022 2022 12-22, ठीक है। तो ये डेट क्या है, ईयर लिखे होते हैं कि ये 2022 22 तारीख 12 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी। ISO 220 इसका वर्जन लिखा होता है, आप यूज कर सकते हैं। ये बस जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, जिससे आप लेटेस्ट और ओल्ड का पता लगा सकते हैं। बट क्योंकि अब CentOS में लिखा ही होता है 9 है, तो आप डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट वर्जन के लिए, लेटेस्ट लिखा ही है जैसा कि मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो कोई इशू ही नहीं है, आप बस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम लोग इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन आता है, क्या ये किसी भी सिस्टम पे रन करेगा? इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम CentOS Stream 9 के लिए 2 GB रैम चाहिए, 1 GB आप दे सकते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा। डिस्क स्पेस 10 GB रिकमेंड कर रहा है, बट मैं 50 GB रिकमेंड करूंगा, 50 GB, क्योंकि आगे जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे वो भी आसानी से हो सके। और प्रोसेसर के लिए आप डुअल कोर सिंगल प्रोसेसर ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल करूंगा VMware Workstation Pro 17 पर। VMware Workstation Pro कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कहां से डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके विजिट करके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। ये हमने VMware ओपन कर लिया है, हम जाएंगे फाइल एंड न्यू वर्चुअल मशीन, हम लोग टिपिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर का ही चूज करेंगे, हम लोग बाद में ISO माउंट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो उसके लिए चलिए हम इंस्टॉलेशन चूज करके, ये डिस्क मैंने चूज कर रखी है, चूज करके देख लेते हैं। सॉरी, इसका मैं पाथ गलत दे दिया। हम लोग ये यहाँ पे हमारे पास CentOS 9 है, हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे। सेम वे से आप 7 भी इंस्टॉल करेंगे, बट वो पुराना वर्जन है, हम लोग लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग 9 का यूज करेंगे। ओपन, नेक्स्ट। यहाँ पे मुझसे फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड पूछ रहा है, तो ये पासवर्ड यूजर और रूट दोनों के लिए होगा, बट हम कह रहे हैं नहीं, हम ये सब खुद से करेंगे जैसे कि एक रियल मशीन में होता है। तो हम लोग चूज करेंगे लास्ट ऑप्शन, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट, यहाँ पे हम चूज करेंगे लिनक्स, एंड लिनक्स में आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको CentOS 8 64 बिट मिलेगा, क्योंकि 9 लेटेस्ट वर्जन है, जल्दी ही आया है। VMware ने अभी अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड नहीं किया है, इसलिए हमें 8 ही मिल रहा है। हम 8 चूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, हम इसे रिनेम कर लेंगे CentOS के नाम से, या आप CentOS 9 भी लिख सकते हैं। तो CentOS 9 कर लिया। एंड नेक्स्ट, डिस्क हम ले लेंगे 50 GB, ताकि हम फ्यूचर में जो प्रैक्टिकल करें वो भी कर सकें। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, क्योंकि अगर हम मल्टीपल में कर देंगे, इसे स्प्लिट कर देंगे, मल्टीपल फाइलें होंगी, तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस परफॉर्मेंस, इसलिए हम सिंगल डिस्क का यूज करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा आप फ्यूचर में भी सिंगल डिस्क का यूज करें। कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाएंगे, हम लोग सबसे पहले तो इसकी रैम बढ़ाएंगे 4 GB, ताकि ये जल्दी इंस्टॉल हो सके। जैसा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन में देखा कि मिनिमम 2 GB ही रिक्वायर्ड है। यहाँ देखिए ये रिकमेंडेड मेमोरी 1 GB कह रहा है, आपने जो चूज किया अभी अपने CentOS 8 उसके हिसाब से कह रहा है 1 GB रिकमेंडेड है, बट हम लोग 4 GB के साथ जाएंगे। प्रोसेसर में आएंगे, सिंगल प्रोसेसर, हम कह रहे हैं नहीं, हमें डुअल कोर सिंगल प्रोसेसर चाहिए, हम लोग पैसे वाले हैं। CD DVD में जाएंगे,
यूज ISO इमेज, ब्राउज, मैं इसे माउंट कर रहा हूँ, डन एंड ये क्लोज, फिनिश। हमारा मशीन का आर्किटेक्चर तैयार है। हम एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और एडवांस में जाएंगे और हम यहाँ साइड चैनल मिटिगेशन इज नॉट इनेबल फॉर हाइपर-वी इनेबल्ड होस्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि विंडो 11 में हाइपर-वी इनेबल रहता है एंड ओके। हमारी मशीन तैयार है, हम इसे बूट करने को तत्पर हैं और पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, मशीन ऑन हो गई। हम इसे बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल CentOS स्ट्रीम। सबसे पहले जो ISO हमने डाउनलोड की है उसे टेस्ट करेगा, क्या वो ISO सही है या नहीं सही है, कोई एरर तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। फिर इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल CentOS स्ट्रीम में सीधे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होगा। ट्रबल शूटिंग पे अगर हम क्लिक करें, इसमें जाए तो इसमें आप देखेंगे CentOS स्ट्रीम 9 यूजिंग टेक्स्ट मोड। आपको कोई UI नहीं मिलेगी, CLI मिलेगी। रेस्क्यू CentOS स्ट्रीम सिस्टम, ये ऑप्शन उनके लिए है जिसपे CentOS ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप उसे रेस्क्यू करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ये होता है, मशीन चलते चलते बैठ गई, कोई इशू आ गया, कोई दिक्कत हो गई, आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं, मशीन बूट नहीं हो रही, पावर ऑन नहीं हो रही, तब के टाइम पे हम ये यूज कर सकते हैं। रन ए मेमोरी टेस्ट, मान लीजिए आपके सिस्टम में इशू है, मेमोरी का इशू लग रहा है, मेमोरी कर सकते हैं। बट बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव, ये सीधा बूट कर देगा ISO को, हम इसके साथ भी नहीं जाना चाहेंगे। आप ये चाहें तो प्रैक्टिकल घर पे खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रिटर्न टू मेन मेन्यू पे एंटर किया और हाईलाइट हुआ CentOS स्ट्रीम 9। हम लोग एंटर करके पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे CentOS। ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में, तो लेट्स वेट। ये हमारी मशीन बूट हो चुकी है। तो बाय डिफॉल्ट इसने हिंदी लैंग्वेज ली है क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑन है और इसने बाय डिफॉल्ट मेरी टाइम जोन से मुझे लैंग्वेज सजेस्ट की। तो हम लोग इंग्लिश चूज कर लेंगे, US की इंग्लिश यूज करेंगे, कंटिन्यू। हम लोग वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो अभी हमने चूज की, वो चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थी। आप यहाँ देखेंगे लैंग्वेज सपोर्ट ऑप्शन है, इसमें देखिए सेम चीज जो हमने चूज की वो हाईलाइट हो रही है। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें इंग्लिश ही चाहिए हम वही रहने देंगे। कीबोर्ड में अगर हम जाएं, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश US का कीबोर्ड है, क्योंकि जो कीबोर्ड हमारे सिस्टम में लगा होता है जो हम यूज करते हैं वो डिफॉल्ट US कीबोर्ड ही होते हैं। हम चाहें तो अदर कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं। आप देखिए लिस्ट में कितने कीबोर्ड आ रहे हैं, बट हमें नहीं चाहिए। टाइम एंड डेट जोन में आप देखिए नेटवर्क टाइम, क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑन था तो इंटरनेट को इस मशीन ने भी डिटेक्ट किया और नेटवर्क टाइम ऑन है, जिस वजह से इसने मेरी लोकेशन एशिया के कोलकाता सिटी को शो कर रहा है। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं तो ये मुझे ऑप्शन देगा 24 आवर से चेंज करके AM टू PM में कन्वर्ट करने का, एंड फिर हम ऑन कर सकते हैं। बट नहीं, हम 24 का यूज करेंगे। नेटवर्क टाइम ऑन कर देते हैं, डन। इंस्टॉलेशन सोर्स की बात करें तो यहाँ पर ये माउंटेड ISO दिखाएगा। आप देखिए जो ISO माउंट हुई है वो लिनक्स के पाथ के हिसाब से दिखा रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई, तो जो चीज मैं कह रहा था कि ISO वेरीफाई करने के लिए वो हम चाहें तो CLI के बूटिंग टाइम पे कर सकते हैं, या फिर चाहें तो यहाँ भी वेरीफाई पे क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम लोग ये नहीं करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, हम लोग डिफॉल्ट ओके कर देंगे। दूसरी चीज सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर्वर विद GUI, तो ये सर्वर इंस्टॉल करेगा। सर्वर और डिफॉल्ट मशीन में डिफरेंस ये होता है कि सर्वर में हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम लोग तो वर्क स्टेशन यूज करेंगे। बट इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर विद UI ये ग्राफिकल आपको सर्वर इंस्टॉल करके देगा, सर्वर मैनेज करने के लिए, जैसे कि आपको वेबसाइट रन करनी हो या फिर फाइल सर्वर बनाना हो, नेटवर्क के लिए यूज करना हो, DNS सर्वर बनाना हो, उसके लिए आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। UI और डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको हर जगह मिलेंगे। सर्वर में अगर आएंगे तो ये आपको एनवायरनमेंट देता है कि आप कौन सा एनवायरनमेंट यूज करना चाहेंगे, जैसे कि नोम। यहाँ पे आपको UI बाय डिफॉल्ट दे रहा था नोम की, और यहाँ पर सर्वर पे चूज करके आप उसे भी चूज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो ये दे रहा है वो चूज कर सकते हैं। मिनिमल इंस्टॉल की बात करें, ये बेसिक फंक्शनलिटी देगा, आपको CLI देगा, इसमें आपको UI नहीं मिलेगी। आप अदर टूल यहाँ से चाहें तो चूज कर सकते हैं। वर्क स्टेशन, जैसा कि लिखा हुआ है यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड PC, तो हम लोग ये यूज करेंगे क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें, चीजें सेम होती हैं, फाइलें सेम होती हैं, कमांड भी सेम ही रन होती हैं। हम ये एप्लीकेशन जो UI में देखे हैं, सर्वर में देखे हैं या कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे, चाहें तो बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम चाहें तो वर्क स्टेशन को ही सर्वर बना सकते हैं, इसलिए हम लोग वर्क स्टेशन यूज करेंगे, ठीक है।
यहाँ भी हमें डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मिल रहे हैं, तो हम लोग नोम एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, ऑफिस सूट चूज़ कर रहे हैं। वैसे मैं चूज़ कर रहा हूँ। ये हमारे डिस्क जो आईएसओ माउंट है वहीं से इंस्टॉल होंगे। मैंने चूज़ कर लिया, आपका मन, आप चाहें तो चूज़ करें, चाहे तो ना करें। कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल वही यूज होगा जो आईएसओ में है। तो इसमें कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें आपको कस्टम चीजें मिलेंगी जैसे कि आपको शुरुआत से मिल रही थी। जैसे सर्वर में जो सर्वर के लिए चीजें चाहिए वो मिल जाएंगी, प्लस यूआई मिलेगा। सिर्फ सर्वर में यूआई आपको वो नहीं मिलेगी, डिफॉल्ट आपको मिलेगी जो फेडोरा वगैरह में यूज होती है। ठीक है, मिनिमल इंस्टॉल में CLI मिलेगी। वर्क स्टेशन में लैपटॉप पर्पज से आपको डेस्कटॉप एक मिलेगा जो आप लोकल यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों यूज कर सकते हैं। कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके हिसाब से आप जिस चीज के लिए चाहे वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंसोल इंटरनेट टूल ले सकते हैं, नेटवर्क सर्वर बना सकते हैं, या साइंटिफिक सपोर्ट के लिए भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन होस्ट, ये हम सर्वर पे यूज करते हैं जहां हमें होस्ट को वर्चुअलाइजेशन करना होता है कि हम उस पर मल्टीपल VMs रन करेंगे। तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम वर्क स्टेशन के साथ जाएंगे और जो हमने डिफॉल्ट चूज किए थे वो चूज करेंगे एंड डन कर देंगे। हम लोग जाएंगे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे। यहाँ देखिए जो 50 GB की डिस्क हमने चूज की थी वो सिलेक्टेड है। स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक है, मतलब जितनी भी पार्टीशनिंग होगी वो ऑटोमेटिक बनेगी, हम नहीं बनाएंगे। आई वुड लाइक टू मेक एडिशनल स्पेस अवेलेबल, अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मान लीजिए अगर पार्टीशनिंग में हमें जरूरत पड़ी या ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत पड़ी 20 GB की, तो 20 GB ही यूज होगा, 30 GB डिफॉल्ट रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं बट डिस्क में बचा रहेगा। तो हम ये नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं सारा स्पेस हमें अवेलेबल रहे। इनक्रिप्ट माई डेटा, आप चाहे तो इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं बट मैं इनक्रिप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है। अगर ऑटोमेटिक पे आप देखेंगे फुल डिस्क समरी एंड बूट लोडर, तो अभी तो इसकी पार्टीशनिंग नहीं हुई है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। हम इसे कस्टम पे देखें जाके, अगर कस्टम चूज करेंगे एंड डन करेंगे, आप देखिए यहाँ हमें मल्टीपल चीजें दिखा रहा है। तो पहला दिखा रहा है कि क्लिक हियर टू क्रिएट देम ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए मैंने क्लिक किया और इसने बाय डिफॉल्ट पार्टीशनिंग कर दी। ठीक है, इसने 3 पार्टीशन बना दिए, रूट, बूट एंड स्वैप का। रूट हमारी रूट डायरेक्टरी है जिसमें सारी फाइल्स होंगी। बूट ये बूटिंग पार्टीशन है जिसमें बूट लोडर होगा, जिसमें हमारा कर्नल होगा। स्वैप ये तब के लिए यूज करते हैं जब हमारी रैम कम पड़ जाती, इनसफिशियंट होती है, कम पड़ जाती है, हमें एक्स्ट्रा रैम चाहिए होती है, तो ये हार्ड डिस्क से ही पोर्शन ले लेता है ताकि हमारा सिस्टम हैंग ना हो, अनएक्सपेक्टेड शटडाउन ना हो। तो ये 3 बना लेता है। ये रूट है। माउंट पॉइंट रूट हमने, अब वैसे तो इसने डिफॉल्ट लिया, हम चाहे तो दे सकते हैं। कैपेसिटी इसने 45 GB दी है, मैं दूंगा इसे 20 GB। ठीक है, तो यहां से हम 20 GB देंगे, बाकी नहीं देंगे। डिवाइस टाइप, इसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लेते हैं। LVM स्टैंडर्ड थिन प्रोविजनिंग, हम लोग इसको स्टैंडर्ड करेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड किया तो ऑप्शन गायब हो गए। अगर हम इसे LVM चूज करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम ग्रुप आ रहा है, क्यों? क्योंकि LVM वॉल्यूम ग्रुप के अंदर काम करता है। तो हम इसे स्टैंडर्ड पार्टीशन देंगे। फाइल सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम है बट CentOS XFS के यूज करता है, तो हम भी इसे बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे। फाइल सिस्टम आप चाहे तो रूट का अलग, बूट का अलग, स्वैप का अलग, या जितने अदर पार्टीशन बनाएंगे उनके अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि फाइल सिस्टम सबका अलग अलग लिनक्स में आप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बट चाहे तो आप एक ही फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है रीफॉर्मेट का, जैसे ही आप फाइल सिस्टम चूज करेंगे तो उसे उसमें फॉर्मेट करेंगे तभी वो फाइल सिस्टम अप्लाई होता है। लेबल, आप चाहें तो लेबल यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट मैं नहीं यूज करूंगा। बूट, बूट की अगर बात करें तो ये स्लैश बूट है, 1024 1 GB दिया गया है स्पेस, स्टैंडर्ड पार्टीशन है। यहाँ एक और चीज थी जो मैंने नहीं बताई, इनक्रिप्ट। अगर मैं इनक्रिप्ट करना चाहूँ तो इसे इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ ल्यूक्स वर्जन आते हैं 1 एंड 2। ये वर्जन क्या है, ये इंक्रिप्शन के वर्जन है। ठीक है, कि कितनी स्ट्रेंथ होगी आपकी, सिक्योरिटी कितनी खतरनाक होगी। तो इसे छोड़ देते हैं, फिलहाल हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। स्वैप में आएंगे तो स्वैप में एक अलग चीज आप ये देखेंगे, मान लीजिए हम स्वैप को LVM में ही रहने देते हैं। स्वैप का फाइल सिस्टम अलग है, ये देखिए आप, बूट का XFS है, रूट का भी XFS है, बट स्वैप का स्वैप है। क्यों? क्योंकि ये रैम के साथ यूज होगी, हम इसे फाइल रखने या स्टोर करने के लिए नहीं यूज करेंगे, हम इसे रैम की जगह यूज करेंगे। तो ये स्वैप है, यह अलग फाइल सिस्टम यूज होता है। यहाँ देखिए लेबल का नाम दिया गया है स्वैप। ठीक है,
अगर हम इसे ओके कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए अब समरी में दिखा रहा है कि इतने पार्टीशन क्रिएट होंगे। हमने कहा ठीक है, आप क्रिएट कर दो। के डंप कर्नल क्रैश डंपिंग मैकेनिज्म है। इसमें मान लीजिए क्या होता है, अगर ये इनेबल है, ठीक है, और ऑटोमेटिक है, मेमोरी रिजर्वेशन ऑटोमेटिक है कि जितनी जरूरत हो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। मैनुअल चाहें तो हम यहाँ साइज दे सकते हैं कि कितने MB मेमोरी हम दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ ये भी बताएगा कि सिस्टम को कितनी चाहिए और आप यूज कितनी कर सकते हैं, सिस्टम कितनी यूज कर रहा है। फिलहाल इसे ऑटोमेटिक पे रहने देते हैं। तो केडम्प क्या है, मान लीजिए कभी ऑटोमेटिक सिस्टम शट डाउन हो गया, या कर्नल में इश्यू हो गया, या कहीं कोई डेडलॉक हुआ, कोई भी इशू हुआ, सिस्टम किसी तरह क्रैश हो जाता है, बैठ जाता है, तब के लिए हम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, डंप लेते हैं, कर्नल के डंप इकट्ठा करते हैं और उन्हें रिव्यू करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सारे प्रोसेस तो कर्नल ही देख रहा है ना, हैंडल कर रहा है, तो हम वहां देखते हैं। तो हमें इसके लिए ये मैकेनिज्म सेंटोस दे रहा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हम डन करेंगे। यहाँ बहुत ईजी है इसे इनेबल करना, एक क्लिक है। लेकिन अगर हम चाहें बाद में इनेबल करना, हाँ हम इनेबल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ता है। फिर नेटवर्क एंड होस्ट नेम में आते हैं। आप यहाँ देखिए करंट होस्ट नेम नीचे लोकल होस्ट है, हम इसे चाहें तो यहाँ देके मान लीजिए टेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए टेस्ट हो जाएगा, बट फिलहाल हम इसे लोकल होस्ट ही रहने देंगे। ईथरनेट, जो अभी ये नेट से कनेक्टेड है सिस्टम, हम अगर यहाँ ऑफ कर देंगे तो इंटरनेट ऑफ हो जाएगा, ये इंटरनेट का यूज नहीं करेगा इंस्टॉलेशन के टाइम। सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी पॉलिसी, मान लीजिए क्या होता है, अगर आपका सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम है, आप उस पर प्रोफाइल अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, मान लीजिए आपने कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, आप चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे कंपनी के सिस्टम पे SSH अवेलेबल नहीं होगा, हम चाहते हैं जितने भी हायर स्टैंडर्ड हैं सिक्योरिटी के वो फॉलो किए जाएं। आप रैम बता रहा हूँ, USB अलाउ नहीं करेंगे, या काफी सारे स्टैंडर्ड होते हैं कि आप ये चीजें अलाउ करेंगे, चीजें अलाउ नहीं करेंगे। उसके बिहाफ पे ANSSI ने काफी सारे स्टैंडर्ड बना रखे हैं, तो उसी में यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे मिनिमल चूज करता हूँ स्टैंडर्ड, मान लीजिए मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट की, तो इस प्रोफाइल में जितनी चीजें हैं वो सारी अप्लाई होंगी। ये कह रहा है कि ये पैकेज ऐड होंगे, ये पैकेज नहीं ऐड होंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। अगर हम दूसरी प्रोफाइल चूज करेंगे तो इसी तरह से दूसरी चीजें अप्लाई होंगी। अगर मैं मिनिमल की जगह मान लीजिए थोड़ा सा इंटरमीडिएटरी प्रोफाइल चूज करता हूँ, थोड़ा सा सिक्योरिटी अपग्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे मल्टीपल चीजें बता रहा है। आप एक चीज देखिए, रेड कलर से कहा रहा है, अब ये क्या कह रहा है, अभी हमने जो डायरेक्टरी बनाई, ये कह रहा है हमें आपको इतनी और डायरेक्टरी बनानी पड़ेंगी। यही होते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ये डेटा एक जगह नहीं रख सकते हैं, हमें अलग अलग डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम सिस्टम के साथ तो जा नहीं सकते कि ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग क्रिएट कर ले। अगर हम ये प्रोफाइल चूज करते हैं, डन करते हैं, अभी क्या दिखा रहा है, मिस कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने पार्टीशनिंग तो की ही नहीं अभी। अब ये जो 25 GB मैंने पहले छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था ताकि आपको दिखा सके। तो पहला क्या कह रहा था वो, कि उसको अलग अलग पार्टीशनिंग चाहिए। पहले किस चीज की चाहिए, स्लैश होम की। हमने कहा ठीक है, हम ऐड करेंगे, स्लैश होम चाहिए, हम स्लैश होम दे देंगे। अब आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे मल्टीपल चीजें जो मोस्ट यूज होते हैं उन्हें शो कर रहा है। तो हम स्लैश होम यूज करेंगे, कितने GB, 10 GB। तो GB के लिए हम लिखेंगे सिंपली GIB, ऐड पॉइंट, ऐड हो गया। अब वो कह रहा है कि अलग पार्टीशन चाहिए, तो हम स्टैंडर्ड पार्टीशन यूज करेंगे, ठीक है, फाइल सिस्टम XFS ही रखेंगे। दूसरी चीज क्या कह रहा था वो, कि उसे SRV चाहिए, /SRV चाहिए अलग पार्टीशन में। तो हमने कहा ठीक है, आप ये भी ले लो SRV। हम इसे 2 GB दे देते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास डिस्क कम है। अब वो कह रहा था अलग पार्टीशन चाहिए, तो भाई ठीक है, अलग पार्टीशन हमने इसका भी दे दिया। इसके बाद कह रहा था /temp चाहिए, लिख देंगे /TMP, /temp दे देंगे 2 GB। अब आप सोच रहे होंगे हम कितने ही क्यों दे रहे हैं, हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें इसको यूज करना है, मैं बस आपको वो स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो चीज दिखा रहा हूं। तो उसने कहा था अलग चाहिए, हम स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट कर देंगे। इसके बाद
स्लैश वैर कह रहा था, तो हम स्लैश वैर का भी पार्टीशन क्रिएट कर देंगे, स्लैश वैर। ये देखिए जो चीज अवेलेबल थी वो सजेस्ट हो रही है। स्लैश वैर में हम 5 GB दे देते हैं, इसको भी हम स्टैंडर्ड पार्टीशन कर देते हैं। स्लैश वैर स्लैश लॉग चाहिए, तो हम करेंगे स्लैश वैर स्लैश लॉग, इसको दे देंगे हम लोग 1 GB। इसके लिए भी हम स्टैंडर्ड पार्टीशन ही चूज करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा था कि उसे स्लैश वैर स्लैश लॉग स्लैश ऑडिट चाहिए, तो ठीक है हम देते हैं आपको स्लैश वैर स्लैश लॉग स्लैश ऑडिट। साइज दे देते हैं 2 GB, इसीलिए हमने स्लैश वैर को 5 GB लिया था, क्योंकि ये जो फोल्डर बने हैं स्लैश लॉग स्लैश एडिट और स्लैश लॉग, ये एक ही के अंदर जाएंगे। अब देखिए गड़बड़ हो गई, 2 GB इसे दे दिया, लॉग को तो 1 GB दिया था। हम पहले तो इसको स्टैंडर्ड पार्टीशन करते हैं, फिर स्लैश वैर के पास जाते हैं, स्लैश लॉग के पास, और इससे कहते हैं ठीक है हम आपका पार्टीशनिंग चेंज कर रहे हैं, और इसको दे देते हैं हम लोग 4 GB 4, और MB को कर देते हैं GB, और डिवाइस स्टैंडर्ड ही कर देता हूं। ठीक है, तो हमने इतने पार्टीशन चेंज कर लिए। एक और पार्टीशन, ठीक है, स्लैश वैर स्लैश TMP, हम इसको दे देते हैं 1 GB। क्या कह रहा था या नहीं, चलो लेट्स ट्राई कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अभी भी हमारे पास 5 MB बाकी है, बट इसे छोड़ देते हैं, हम डन करते हैं। अभी हमें समरी दिखा रहा है, ठीक है, हमें सारे चेंजेस एक्सेप्ट हैं। अभी भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल मिसमैच है, क्यों है चलिए देखते हैं। स्क्रॉल करते हैं, और ये क्या कह रहा है कि स्लैश OPT भी होना चाहिए, वो भी सेपरेट पार्टीशन। तो हम एक और बनाते हैं स्लैश OPT स्लैश OPT। इन डायरेक्टरीज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, पार्टीशनिंग पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्पेस 6.9 MB बचा है, और हमने इसे दे दिया था स्लैश OPT, नहीं बनी, क्यों, क्योंकि 6 MB ही बचा है। चलिए हम स्लैश वैर को 2 GB कर देते हैं, सॉरी स्लैश होम को कर देते हैं, इतना तो यूजर भी नहीं है हमारे पास कि हम इतना साइज दे दें। 5 GB अवेलेबल है स्लैश OPT, और यहाँ पे 5 GB। ऐड माउंट पॉइंट, सेपरेट पार्टीशन चाहिए, बिल्कुल लीजिए, हो गया डन। अब अगर आप देखेंगे सेटिंग्स में आके बाहर एक्सेप्ट चेंजेस, तो एवरीथिंग इज ओके। ठीक है कि आपकी मशीन अब ज्यादा हाईली कॉन्फ़िगर है सिक्योरिटी के मामले में, बट हम कोई प्रोफाइल चूज नहीं करेंगे। डन, नो प्रोफाइल सेलेक्टेड। इंस्टॉलेशन में अगर हम जाएं, हमारे पास इतना सब कुछ अवेलेबल है, हमें ये सब नहीं चाहिए। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, रीसेट सिलेक्शन, सब चला गया। ये देखिए पहले भी एक ऑप्शन आ रहा था कि जितने पॉइंट आप बनाना चाहते हैं, LVM बनाएंगे स्टैंडर्ड बनाएंगे। अगर स्टैंडर्ड चूज करेंगे तो स्टैंडर्ड पार्टीशन बाय डिफॉल्ट बनेगा, बट LVM था, इसीलिए जो पार्टीशन बन के आए थे रूट बूट के वो LVM पे थे। यह इंक्रिप्शन अवेलेबल है, हम नहीं करेंगे, डन। फिर हम इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं डिस्क, ये प्रिजर्व करंट सेलेक्ट, सॉरी ये रीसेट सिलेक्शन फिलहाल हम ये कर देते हैं ताकि हम इसे एक्सिट कर सकें, डन करेंगे। फिर हम लोग पार्टीशनिंग कैसे कर रहे हैं, अगर हमें ये नहीं चाहिए हम ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग करेंगे। ठीक है, फिलहाल ऑटोमेटिक किया, चूज कर लिया, और ये डन। चेक कर रहा है, पार्टीशनिंग बना रहा है, ठीक है, पार्टीशनिंग सेलेक्टेड, सब सेलेक्ट कर लिया। लास्ट में जो बचा है वो है रूट का पासवर्ड देना, तो रूट का पासवर्ड दे रहे हैं हम, जो आप चाहें दे सकते हैं। लॉक रूट अकाउंट, अगर आप ये कर देंगे तो जो रूट का अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा, मतलब आप बाय डिफॉल्ट रूट से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम रूट यूजर यूज ना कर सकें। अलाउ रूट SSH लॉगिन विद पासवर्ड, ये हम लोग बाद में इनेबल करना देखेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, हम लोग इनेबल करेंगे। तो फिलहाल पासवर्ड देते हैं, क्योंकि पासवर्ड छोटा है। तो क्या कह रहा है, प्लीज डन अगेन टू यूज दिस पासवर्ड एनीवे, तो हम लोग डबल क्लिक करेंगे, और ये पासवर्ड इसने ले लिया। अब हम बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे,
और ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमसे कह रहा है रिबूट सिस्टम, लेट्स रिबूट द सिस्टम। ये हम लोगों ने देखा कि कैसे CentOS 9 इंस्टॉल करेंगे। सेम वे से हम 8 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट CentOS 7 अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें डिफरेंस ये आएगा, जो सिक्योरिटी प्रोफाइल हमने देखी है वो आपको उसमें ब्लैंक दिखेगी, आपको कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। तो आप चाहें तो CentOS कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 9 या 7। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे, हम लोकेशन सर्विस डिसेबल कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्किप कर देंगे, हमें कोई भी अकाउंट ऐड नहीं करना है और हमें एक लोकल यूजर चाहिए जिससे हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं दे रहा हूं अपने यूजर को नाम जॉन। नेक्स्ट करेंगे, एंटरप्राइज लॉगिन नहीं करना है हमें क्योंकि हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। हम इसे पासवर्ड देंगे अपने यूजर को, आप जो चाहें दे सकते हैं, डबल क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं एंड स्टार्ट यूजिंग CentOS स्ट्रीम। ये हमारा OS इंस्टॉल हो चुका है। ये है CentOS 9 का डिफॉल्ट होम स्क्रीन। यहाँ नो थैंक्स, हमें टूर नहीं करना है, बाद में कर लेंगे। और ये विंडो फुल्ली तरह से अवेलेबल है। आप इसे एक्टिविटीज पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन दिए गए हैं हमें, फायरफॉक्स, टर्मिनल भी अवेलेबल है। हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। अगर हम यहाँ देखें तो ये मुझे दिखा रहा है मेरी मशीन की बेसिक इंफॉर्मेशन, कौन सा कर्नल है, लिनक्स कर्नल है, लोकल होस्ट, etc। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन ऑफ मिंट एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे TTY के बारे में।